काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ। काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ। मैं थोड़ा और अभ्यास करूंगा। बीत जाता है हर साल यूं ही, मैं एक और प्रयास करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल ध्यान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोग टोटल 45 ईडियम्स जो सीजीएल 2023 के पूछे हुए हैं, टोटल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 45 ईडियम्स। एक्चुअली मैं बात करूं तो इस 45 ईडियम्स में 10 ईडियम्स ऐसे थे जिसके चारों ऑप्शन में भी ईडियम्स था। तो अगर मैं बात करूं 35 + 40 यानी टोटल अभी तक हम लोग 75 ईडियम डिस्कस कर चुके हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि 46 से लेकर 60 तक यानी टोटल 15 ईडियम्स में हर ईडियम्स में 4 ईडियम्स है। मतलब टोटल 60 ईडियम्स हैं। मतलब इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग टोटल 60 ईडियम सीखने की कोशिश करेंगे, एकदम ओरिजिन बेसिस से, बिल्कुल ओरिजिन बेसिस। यानी वो ईडियम्स आया कैसे है उस तरह से, और ये वो तरीका होगा जिससे आप एग्जाम में आपकी जो टैकलिंग टेक्निक है, जो ऑप्शन को लेके कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा, वो एकदम खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। इतना गो थ्रू, इतना एक्सप्लेनेशन होगा, इतना इमेज की तरह भी होगा। इमेज भी मैंने रखा है ताकि आपके सामने कोई डाउट बचे ही ना। ठीक है, तो अगर असफलता हाथ लगे ना तो कभी प्रयास छोड़ना मत, है ना। गिव अप मत करना, अपनी तैयारी को और जुनून के साथ चलो। थोड़ी ही तो बची है, और कर लेते हैं, हो जाएगा, है ना। चलिए तो पढ़ते हैं 46 नंबर सवाल। और इसमें लिखा हुआ है, एक और मैं डायलॉग बोलता हूं। समुद्र को सबसे गहरा कहना तौहीन है किताबों की। समुद्र को सबसे गहरा कहना तौहीन है किताबों की। मतलब किताबों से गहरा कुछ नहीं है जिंदगी में। अगर किताबों से ही आप सबको मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है। पढ़िए, दम भर पढ़िए, जब तक मैंने तब तक पढ़िए। देखिए इसका चारों ऑप्शंस मैंने क्या ईडियम्स है, मैं चारों का एक एक मतलब बताता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। लिखा हुआ है ऑन थीन आइस। आपको पता होगा कि जहाँ ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि जितने भी जल स्रोत होते हैं वो बर्फ में बदल जाते हैं। ठीक है, बर्फ में बदल जाते हैं, मतलब ऊपर का लेयर बर्फ हो जाता है और नीचे का लेयर में पानी रहता है। ठीक है, तो जो जिन क्षेत्रों में नदियां या तालाबों बर्फ बन जाते हैं वहां लोग क्या स्केटिंग करते हैं। स्केटिंग मतलब समझे, ये वाला यहाँ चक्का लगा होता है। तो कहीं बर्फ मान लीजिए टूटा हुआ है, कमजोर होती है, स्केटिंग वाला डिकट क्या होगा, आदमी डूब जाएगा ना इसके अंदर पूरा एकदम नदी में। तो इसके लिए क्या है, जानलेवा हमला हो जाएगा, प्रीकेरियस सिचुएशन हो जाएगा। तानी ऑन थीन आइस मतलब पतले आइस का मतलब हुआ कि एकदम प्रीकेरियस स्थिति में होना, एकदम खतरनाक स्थिति में होना, डेंजर स्थिति में होना, है ना, रिस्की स्थिति में होना। ठीक है, ऑन थीन आइस मतलब होता है। देखिए लिखा हुआ है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। देखिए बहुत अच्छा इडियम है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से जी समझाता हूँ और आपको उससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, इनफैक्ट मैं भी नहीं। देखिए लिखा हुआ है बोल्ट। बोल्ट ये जो इस तरह इसे बिजली कड़की हुई ना, इसको इंग्लिश में बोल्ट कहते हैं। जो इस तरह बिजली कड़क रही है इसको बोल्ट कहते हैं। और जो स्काई है, स्काई ये किस कलर का है मेरे को बताइए, ब्लू कलर का है। तो ये ब्लू यहाँ पे स्काई डिनोट करता है। यानी या बोल्ट फ्रॉम द स्काई मतलब जो बिजली कड़की है ना आसमान से, आप बता सकते हो ये अचानक आती है ना, अचानक, सडन या अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हो, अनएक्सपेक्टेड। यानी समथिंग अनएक्सपेक्टेड को बोलते हैं, यानी आप बोल सकते हो कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड को बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोलिए, आउट ऑफ द ब्लू, दोनों का सेम मतलब है ना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, या सिंपली लिखा रहे आउट ऑफ द ब्लू, ये सबका मतलब है समथिंग हैपनिंग सडन और अनएक्सपेक्टेड। जैसे बिजली का कड़कना सडन होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है ना। ठीक है, बिना बताए होता है। समथिंग कमिंग आउट ऑफ द स्काई, दैट इज बोल्ट, which is sudden, unexpected. That's why that it's take reference from there, that bolt from the blue, it means something happening sudden or unexpected, rather the meaning that it is कड़किंग, है ना, from the sky. देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट इडियम आपका ऑप्शन में था डेविल्स एडवोकेट। मैं पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूं लेकिन मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन उस समय नहीं कर पाया था। लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में आपको एकदम ऐसा समझाऊंगा कि लिटरली आप भी समझोगे कि सच में बताया गया। जैसे मान लीजिए क्रिश्चियनिटी में होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं। कोई एक पर्सन है, जैसे मान लीजिए मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा, इनका देहांत हो चुका है। आपको पता होगा इनके देहांत के बाद इनको सेंट का दर्जा दिया गया था।
और ये सेंट का जब दर्जा इनको दिया जा रहा था तो हमारे देश की जो विदेश मंत्री उसमें सुषमा स्वराज जी थी, वो उस समय रोम भी गई थी ये सेरेमनी देखने। सुषमा स्वराज जी है ना। आनी जब मदर टेरेसा को सेंट का दर्जा दिया जा रहा था तो उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी वो रोम क्षेत्र गई थी, उसमें मदर टेरेसा को क्या सेंट का दर्जा दिया। देखिए मदर टेरेसा का देहांत हो गया और उनके बाद उनको सेंट का दर्जा दिया। सेंट मतलब क्या है, एक उच्च पदवी दिया जाता है। यानी किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसको एक सम्मान दिया, जैसे मृत्यु प्रमाण भारत रत्न मिलना आजकल मिलता है कि मृत्यु प्रमाण भी भारत रत्न मिलता है, एक सम्मान मिलता है। देखिए लेकिन क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं कि जो है मदर टेरेसा को हम सेंट का दर्जा देंगे, लेकिन ये सेंट का दर्जा लेने की दावेदार है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, समझो। ये सेंट का लेने का दर्जा लेने का दावेदार है या नहीं ये कैसे पता चलेगा। 10 आदमी मान लीजिए तैयार है, हो सकता है 2 आदमी ऐसा हो जो बोले नहीं मदर टेरेसा को सेंट का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या, इसमें लेजिटिमिटी लाने के लिए है ना, यानी एक रूपता लाने के लिए, न्यायिकता लाने के लिए जब 10 लोग ये तय कर लेते हैं कि इनको सेंट का दर्जा दिया जाना होता है तो एक ये आदमी खुद ही अपने में से ही एक आदमी को चुनते हैं जो इस सेंट के दर्जा दिया जाने का विरोध करता है ना, विरोध करता है। आप समझे कि कुछ लोग 10 आदमी मिलकर तय कर लिया कि मदर टेरेसा को सेंट का दर्जा दियाना है, तो इसमें से ही एक आदमी को बोला जाता है कि तुम ओपोजिट पार्टी में चले जाओ और उस हर ऑप्शन की तलाश करो जिससे ये इनको सेंट का दर्जा देने से रोका जा सके। देखिए हम बोलते हैं ना कि जवाहरलाल नेहरू जी का एक शब्द है कि एक मजबूत विपक्ष एक मजबूत डेमोक्रेसी का आधार है। यदि विपक्ष मजबूत नहीं होगा, विपक्ष ताकतवर नहीं होगा तो सत्ता पक्ष का नेता जो चाहे पॉलिसी पास करा लेगा, जो मर्जी आगा करेगा। लेकिन अगर विपक्ष मजबूत होगा तो जो सत्ता पक्ष पार्टी उसको हमेशा डर रहेगा कि हम कोई गलत कदम ना करें, कोई जनता पे अनावश्यक चीज का लोड ना डाले। ठीक है, तो जितना जरूरी है, ऐसे होता है ना कि जो लोग गालियां देते हैं ना उनकी गालियों में ही अक्सर आपकी सफलता का राज छिपा होता है। ऐसा बोला जाता है ना कि जब लोग आपकी बुराइयां करने शुरू कर दे तभी समझ जाइएगा कि आपकी सफलता का दौर शुरू हो गया है ना। ठीक है, तो वही है कि जब सेंट का दर्जा किसी को दिया जा रहा था मदर टेरेसा को, तो वो लोग क्या करते हैं आपस में किसी एक को चुनते हैं जो इस सेंट के दर्जे का विरोध करता है। लिटरली विरोध करने का मतलब ये नहीं कि बोलेगा नहीं देंगे, बस विरोध करने का मतलब है कि वो उस ऑप्शन की तलाश करता है जिसके द्वारा इसको सेंट का दर्जा ना दिया जाए, ताकि एक लेजिटिमिटी बनी रहे। कोई ये ना कहे कि कोई मनमानी ढंग से किया है या कोई ऐसा ऑप्शन छूट जाए। इससे हो सकता है कि मदर टेरेसा के बारे में जब उनको सेंट का दर्जा दिया जा रहा हो तो जो सेंट दर्जा देने का जो क्वालिफिकेशन होगा उसका हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसा हो जिसको मदर टेरेसा क्वालिफाई ना कर पा रही हो। तो विरोध में रहने वाला आदमी को जानबूझ के वहाँ खड़ा किया जाता है कि वो देखता है कि इसको सेंट का दर्जा के कोई पॉइंट को, कोई पहलू को, कोई जो सिद्धांत बना उसका विरोध तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मतलब देखिए सेंट को दर्जा देने जा रही है तो ये क्या है, एक आत्मा है ना, और इसका कोई विरोध करने के लिए आया है तो मतलब क्या बोलेंगे उसको, डेविल एडवोकेट बोलेंगे। डेविल मतलब क्या होता है, दोषी या राक्षस या शैतान, है ना। ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है मदर टेरेसा को। मतलब क्या, इसके डेविल्स का एडवोकेट बना हुआ है। जो नेगेटिव पार्टी है ना उसका एडवोकेट बना हुआ है, डेविल्स एडवोकेट बना हुआ है। तो डेविल्स एडवोकेट मतलब क्या हो गया, विरोध करना, है ना। तो देखिए कई बार ना जनरली हम लोग जब आजकल प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं तो ये लिखा हुआ है कि डेविल ए पर्सन हु एडवोकेट्स एंड अपोजिंग एन अनपॉपुलर व्यू ऑफन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। ओपन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, इसका मतलब यही हुआ कि बस एक आर्गुमेंट में लेजिटिमिटी लाने के लिए कि कहीं कुछ ऑप्शन को हम छोड़ तो नहीं रहे जिससे इसको मतलब सेंट का दर्जा ना मिले। तो यही लिखा हुआ है कि देखिए मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट पर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो लिटरली कोई बोलेगा यार तुम डेविल्स एडवोकेट मत बनो, मतलब लिटरली चीज़ों का विरोध मत करो, है ना। ठीक है, तो चलिए चारों चीज़ों को, इडियम्स को मैंने आपको डिस्कस किया और बहुत बेहतरीन ढंग से डिस्कस किया है। अगर किया होगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी हमारा जो सब्सक्राइबर है इस वीडियो के माध्यम से अभी 126 है, पर मैं चाहता हूं कि ये 200 तक जल्द से जल्द पहुंचे और ये तभी संभव है जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे अपने दोस्तों के बीच। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको सारी वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। जो भी
कई बार हमारी वीडियोज की जो लास्ट वीडियोज होगी ना, जहाँ लास्ट होगी वहाँ पर उस पीडीएफ का आपको लिंक भी दे दिया जाएगा, जिससे आप यूट्यूब के दौरान ही वो वीडियो देख सकें। कई बच्चों की एक शिकायत रहती है कि मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में देख रहे हैं तो वहाँ कोई पीडीएफ होता नहीं है। तो लिटरली अगर ऐसा है तो वहाँ पर मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो उसी सीरीज का जो लास्ट वीडियो होगा ना, आपको उसमें पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है मेरा पीडीएफ अपडेट होता रहता है, हर वीडियो के बाद वो अपडेट होता रहता है, इसलिए मैं पीडीएफ नहीं डालता हूं ताकि कोई बच्चा अपडेट वाली चीज़ों से छूट जाए। ठीक है, इसलिए मैं लास्ट वीडियो में, चूंकि मेरा सारा अपडेट हो जाता है, इसलिए मैं लास्ट वीडियो में उसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको चारों इडियम्स मैंने बता दिया। तो देखिए, दिस इंसिडेंट अकर्ड विथआउट ए वार्निंग, बिना वार्निंग आ गया, अनएक्सपेक्टेड आ गया, सडन आ गया, मतलब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू आ गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारी ये चारों ऑप्शन जिस तरह मैंने बताया आपको वो बहुत अच्छा लगा होगा। यार लाइक ठोको हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 47 नंबर सवाल। अब क्या है इसमें पता नहीं, लेकिन ये 4 इडियम्स है और मैं चारों इडियम्स का मतलब आपको समझाता हूँ। देखिए, टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, ये जीडी 23 का सवाल है और मैंने वहाँ पर भी ये सारे इडियम्स के ओरिजिन बेसिस पे बताया है और वहाँ भी मैंने बताया। देखिए, मैं आपको इसका ओरिजिन सब पहले समझाता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है, इससे आप क्लियर समझ जाइएगा कि टेक विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट मतलब होता क्या। अभी मत पढ़िएगा अर्थ, अभी आप अर्थ बिल्कुल मत पढ़िएगा, मैं जो बोल रहा हूँ बस वो सुनिए। देखिए, पिलनी था, आप जानते हो कि पिलनी कौन है, बहुत बार पढ़े होंगे, इनकी किताब होती है नेचुरल हिस्ट्री, है ना। उसमें एक लाइन में वो लिखते हैं कि अगर पॉइजन को नमक के साथ लिया जाएगा ना तो वो पॉइजन का इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। गांव घरों में भी देखता हूँ कि कोई चींटी या कोई मक्खी या कोई कीड़ा वगैरह काट लेता है ना, तो लोग नमक से रगड़ देते हैं उस जगह को, है ना, ताकि उसका जो असर है, क्योंकि लोगों को ये मानना है कि अगर वहाँ नमक रगड़ देंगे ना तो वो उसका जहर का असर खत्म कर देगा। आप बताइए, कहीं सांप काट दे रहा, वहाँ नमक रगड़िएगा, आप कभी जहर का असर काट पाइएगा? नहीं काट पाइएगा। मतलब कहीं कहीं ये काम कर रहा है, कहीं कहीं काम नहीं कर रहा है, मतलब समथिंग स्केप्टिकल है, यानी शंका से भरा हुआ है। जिस तरह पिल्ली ने कहा कि अगर आप जहर के साथ थोड़ा थोड़ा नमक लीजिएगा ना, जहर का असर खत्म हो जाएगा। ये क्या है, स्केप्टिकल है, शंका से भरा हुआ है। लोग शक करेंगे इस चीज़ पे कि ये संभव नहीं है। जैसे सांप काट ले, आप नमक रगड़िएगा ठीक हो जाइएगा, शक है। लेकिन वही छोटा मोटा चींटी काट ले तो आप नमक रगड़ के खुश हो जाते हैं, वाह। अरे भाई, चींटी के डंक में कोई चीज़ नहीं होता, नमक रगड़ने से बस थोड़ा बहुत जलन कम होता है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। तो क्या है, समथिंग सेप्टिकल है, समथिंग शक करने लायक है, या समथिंग बोल सकते हो नॉट बिलीविंग या नॉट एक्सेप्टिंग। कि टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट मतलब हो जाएगा कि समथिंग नॉट एक्सेप्टिंग, है ना, लिखा हुआ है कॉशियस अबाउट एक्सेप्टिंग समथिंग। ठीक है, तो ये होता है टू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट मतलब होता है समथिंग सेप्टिकल, शक्का से भरा होना या जल्दी उसको एक्सेप्ट ना करना या मत मानना कि वो ट्रू होगा, है ना, कंप्लीटली। ठीक है, शक होना किसी चीज को लेके, तो उसको बोलते कि पुल समवन्स लेग लिखा हुआ है। मैं आपको पिक्चर से, देखिए पुल समवन, बचपन में भी आप लोग दो दोस्त खेल रहे होंगे और एक दोस्त वाली लात से मारने की कोशिश कर रहा होता है, क्या करते हैं हम लोग, उसका पैर पकड़ के खींचने लगते हैं और हंसते भी हैं। तो पुल समवन्स लेग मतलब क्या करना, जोक बनाना, है ना। ठीक है, तो मेक समथिंग जोक, है ना, पुल समवन्स लेग। देखिए लिखा हुआ है लास्ट स्ट्रो, मैं पिक्चर के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए ये जो है ना, स्ट्रो मतलब क्या होता है, भूसा या कूड़ा, या फिर जैसे धान जब कट जाता है तो उसका जो बाली बचता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रो, है ना, स्ट्रो। तो मान लीजिए एक ऊँट है, उसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रो आप लाद दीजिए, और एक आखिरी स्ट्रो, वो स्ट्रो जब लाद रहे होंगे तो ऊँट क्या हो रहा है, गिर जा रहा होगा, है ना, समझ रहे हो। जो लास्ट स्ट्रो, जो लास्ट में आप जो कूड़ा या भूसा उस ऊँट पे डाल रहे होंगे, वो इतना उसका लोड बढ़ा देगा उतना कि वो जो एनिमल है उसको वो झेल नहीं पाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हो कि वन स्लाइट एडिशनल वेट कर रहे हो, मतलब एक छोटी सी वेट बढ़ा रहे हो, है ना। उससे एनिमल क्या हो जा रहा है, ओवरलोडेड हो जा रहा है ना, और उसका जो कमर है वो टूट जा रहा है, मतलब लिटरली क्या कर रहा है, वो कोलैप्स कर जा रहा है। तो मतलब एक ऐसी लास्ट चीज आप जो डाल रहे हो ना, जिसके कारण वो चीज क्या हो रही है, कोलैप्स कर जा रही है ना। जैसे फाइनल अलाउंस और सेटबैक, आपने देखा होगा कि जो है पहले ज़माने में या अभी भी जो टावर होता है, जो हम लोग का जो टीवी का टावर होता है या टीवी का जो सेटअप बॉक्स होता है, या जिसको एंटीना जिसको बोलते हैं हम लोग, टीवी का जो एंटीना होता है, अगर आप थोड़ा सा हिला दो तो आप तहाँ से आप चैनल भले बदलते रहो, कोई चैनल नहीं चलने वाला होता है। तो वह क्या, एक लास्ट स्ट्रो होता है, एक लास्ट कोशिश होती है जो अल्टीमेटली क्या होती है, फाइनल अनोवेल्स हो जाती है, असफलता का कारण बन जाती है। जैसे कई बार युद्ध होता है, हजारों सैनिक दोनों तरफ से पड़ा हुआ है और एक कोई गद्दार आके निकल के सीधा राजा को ही ठोक दे, है ना, कोई राजा का ही जो है दोस्त यारी आके राजा को ठोक दे, पूरा युद्ध का गेम ही बदल जाएगा। यानी वो क्या, एक लास्ट स्ट्रो है कि एक अंतिम वो काम करना जिसके कारण पूरा
परिस्थिति का क्या है, सत्यानाश हो जाए, तो लास्ट स्ट्रो, है ना, समझो। तो वही है लास्ट स्ट्रो, मतलब फाइनल अनोवेंस और सेटबैक, ठीक है, समझे। तो चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं कि आखिर जो इडियम्स पूछा गया है उसमें इसका अर्थ क्या बनेगा। लिखा हुआ है महेश हैज लर्न नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, यानी सीरियसली नहीं लेना है ना, सीरियसली नहीं लेना है, मतलब टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, मतलब शक करना है, समझ लो। समथिंग नॉट टेक सीरियसली, समथिंग नॉट टेक एक्सेप्टिंग, समथिंग शक करना, समथिंग चीजों को क्या कर रहा है, शक कर रहा है, सीरियसली नहीं रहा, शक कर रहा है ना, समझो। तो वही होगा शक करना, टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, लाइटली लेना, है ना, वैल्यू मत देना, समझे। चलिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पूरा पढ़िएगा। बिना मिस हिज फ्लाइट बट गुड लक कैम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टांस, कि खराब परिस्थिति में भी कुछ अच्छा हो जाना। मैंने आज की जो वीडियो है, मेरी सेकेंड वीडियो में आप देखोगे, मैंने उसमें बताया था, एक लॉटरी का मैंने जिक्र किया था कि मैं एक लॉटरी खेल रहा था जिसमें मुझे बोला गया कि आप हर महीना 1500 रुपये दो, हर महीना 1500 रुपये दो, आपको कुछ ना कुछ लॉटरी लगेगी, और किस्मत अच्छी रही तो ये कार भी दे दबो, ठीक है। मेरे को क्या बोला कि आप हर महीने 1500 रुपया दो, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही प्राइज, और अगर आपकी लक ठीक रही तो आपको कार मिलेगा, आपको मोबाइल मिलेगा, आपको मोटरसाइकिल मिलेगा। अब हम भी आ गए, चलो हो सके लक काम कर जाए तो इतने महंगा महंगा चीज में कोनो लग जाए। लेकिन लिटरली क्या हुआ, 8 महीना खेलने के बाद जब हम 1500 देते रहे 8 महीना तक, तो अल्टीमेटली हमको एक स्पीकर दे दिया, है ना, स्पीकर बाजा बजाने के लिए, और मेरा भी बाजा उसी में बजा, क्योंकि बाजा का कीमत था 800 रुपया। मतलब हम जो है 8 महीने लगाए 1500 करके, 15 8 120, मतलब हम लगाए 12,000 रुपया, है ना, हम लगाए 12,000, नहीं 150 रुपया करके हम महीना खेल रहे थे, तो हमको टोटल क्या 1200 रुपया लगाया, और हमको कितना 800 रुपया का बाजा दे दिया। अब बताइए ये क्या हो गया कि बुरा परिस्थिति तो होना था, मेरा नुकसान हो गया, लेकिन उसमें कुछ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि चलो 800 रुपया तो कम से कम वापस आ गया, है ना, कि 1200 नुकसान के, तो चलो कम से कम 800 रुपया तो फायदा आया, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, है ना। क्या बोलेंगे, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये आपका सही अर्थ हो जाएगा। डिस्गाइज मतलब होता है तकलीफ में, मुसीबत में, है ना, नुकसान में कुछ फायदा हो जाना, है ना, डिस्गाइज। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आप कहीं कार से कहीं टूर पे जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं घूमने, आपकी टायर पंक्चर हो जाए तो आप क्या करेंगे, बच्चे होंगे बाहर निकलेंगे, खेलना शुरू कर देंगे, बूढ़े बुजुर्ग होंगे चाय पीना शुरू कर देंगे, आप माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, औरतें होंगे तो आराम से गप्पे लड़ाएंगी, तो आपका भी मन करेगा तो बच्चे के साथ खेलिएगा। मतलब क्या है, थोड़ा सा बहुत ब्लेसिंग में क्या है, थोड़ा डिस्गाइज में थोड़ी ब्लेसिंग हो जाएगी कि हर कोई थोड़ा बहुत खुशियाँ अपने लिए बटोर ले रहा है ना। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब मुसीबत तो भरी है लेकिन थोड़े बहुत फायदे हो जाना। देखिए इसमें एक आपका यहाँ पे एक लिखा हुआ है टिंकर कर्स। कर्स मतलब होता है श्राप, और टिंकर मतलब होता है, जैसे देखिए पहले ज़माने में ना, अभी भी क्या होता है, घर घर पहले ज़माने में सोनार वगैरह तो होते नहीं थे, इस तरह के एक मिस्त्री होते थे जो घर घर जाकर घर के बर्तन ही ठीक किया करते थे, पोट है, पेन है, अदर मेटल वगैरह उसको ठीक करते थे, घर घर जाकर ठीक करते थे। इनको वैल्यू नहीं मिलता था। आज भी घर में देख रहे होंगे गद्दा धुलने वाला आता है, चाकू को चोख करने वाला आता है, ये सब क्या है, टिंकर बोलते हैं इन लोग को। ये सबको क्या बोलेंगे, टिंकर, जो छोटे छोटे काम करते हैं, इनको हम लोग वैल्यू नहीं देते, इनके काम को भी वैल्यू नहीं मिलता है। तो टिंकर कर्स मतलब क्या हुआ कि टिंकर का जो श्राप है, टिंकर का जो काम है वो कोई वैल्यू को नहीं है ना, कोई वैल्यू का नहीं है। तो वही ये लिखा हुआ है कि इट वाज ए टिंकर कर्स, मतलब क्या है, समथिंग नॉट वैल्यूएबल, है ना, जिसको वैल्यू कोई अहमियत नहीं है ना। अनि इडियम यूज टू एक्सप्रेस समथिंग इज ऑफ लिटिल और नो वैल्यू और नो सिग्निफिकेंस, समझे, या टिंकर कर्स। चलिए आगे बढ़ते, देखिए लिखा हुआ है पास द बक, पास द बक। अब समझिए पास द बक क्या है, इसको बक बोलते हैं। ये जो ये चाकू है इसमें ये जो लगा हुआ है ना, इसको बक बोलते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नाफ विद बक हॉर्न हैंडल, है ना, समझे। अब मैं समझाता हूँ, देखिए ये जो है ना पोकर गेम है, ताश का जो खेल है उसको वहाँ पे पोकर बोला जाता था। अब लिटरली इसमें होता क्या है ना
कि चीटिंग बहुत होता है। आप लोग देखेंगे चीटिंग बहुत होता है, बहुत तरीके से। जैसे ये चश्मा पहन लेगा इसका, या इसका आदमी को इसके पीछे लगा देगा, जो देखे अरे इसके पास ये किंग है, क्वीन है, ये इसको जाके फटाक तेरे बता देगा कि देख देखो जो क्वीन है, किंग है, किंग है ना, कि एक्का है। तो क्या यहाँ से चीटिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। कि यदि मान लीजिए ये 2 का गोटी चल दिया है ना, और ये 2 का गोटी चल दिया और इसके पास इसका गोटी खाली करने की कोशिश करेगी कि इसको मजबूरी में आके एक्का चलना पड़ जाए, तो ये एक्का से ज़्यादा कमा नहीं पाएगा, है ना। या फिर समझिए ये क्वीन गोटी चल दिया, ये सोच के क्यू वाला कि किसी के पास एक्का नहीं होगा, लेकिन क्या ये चीटिंग कर रहा है, देख रहा है कि इसके पास तो एक्का है, तो इसलिए क्वीन क्या करेगा, बचा के रखेगा। तो लिटरली चीटिंग रोकने के लिए क्या किया जाता था कि यहाँ पर एगो बक रख देता था, चाकू वाला, है ना। अगर इसको लगता था ना कि ये बंदा चीटिंग कर रहा है, तो ये क्या करेगा, बक को उठा के इसी को दे देगा कि भैया अब हम चाल हम नहीं, अब तुम चलो। मतलब पहले चलने के लिए इसको बोल देगा। तो ये यदि पहले चलेगा, मान लो 2 का रखा तो ये 8 दे के काम निकाल लेगा। अगर ये क्वीन चला तो 1 का दे के काम चल जाएगा। मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी का था, जो जिम्मेदारी मिला था, जो काम मिला था, वो क्या ट्रांसफर कर दिया। समझो। तो वही लिखा हुआ है, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ चीटिंग द डीलर ऑफ एनी कार्ड वुड रोटेट अराउंड द प्लेयर। कि जो बक था होता था उसको पास कर देता कि लो बहुत चीटिंग करते हो ना, अब तुम ही चलो, है ना। तो यदि सस्ता चला तो हम सस्ते से मार के उड़ा देंगे, महंगा चला तो महंगा वाला तो है ही। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेके, रिस्क खुद ना लेके पास करना, तो पास द बक दैट इज पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। तो ठोको ताली कि हाँ लाइक ही ठोकोगे ना, ठोको, ठीक है। तो पास द बक मतलब होता है पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी प्रोवाइडिंग एसेंशियल आइटम, नहीं सेइंग समथिंग एंड बिल्कुल नहीं टू कॉल्ड नहीं ब्लेमिंग अनदर पर्सन, यही हो जाएगा, है ना। समझे। देखिए कितना अच्छा था, हम क्या पढ़े, पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ब्लेमिंग अनदर पर्सन। समझो। आप देख रहे हो कहीं से भी यदि आप मान लीजिए पास द बक का मतलब याद रखते हो ब्लेमिंग अनदर पर्सन, कभी भी आप इस चीज को यदि ऐसा आ जाएगा पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी आप इस चीज को मार पाओगे, नहीं मार पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ रटना बंद कीजिए इडियम्स में, समझना शुरू कीजिए। इडियम्स में नंबर उठता है, सबका उठता है, ठीक है। पास द बक यानी जो इडियम्स जैसे बना उसको वैसे ही पढ़िए, ताकि जब भी एग्जाम में आए ना तब समझिए अरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर रहा था, मतलब वो दूसरा आदमी को ब्लेम कर रहा था कि भैया चोर तू ही है ना, ले रख चल अब तू, है ना। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इसमें भी देखिएगा 4 इडियम्स है। मैं ये 2 इडियम्स नहीं बताऊंगा, कुछ अर्थ इसके निकलते। मैं बताता हूँ स्पीक हिज इन माइंड, स्पीक हिज टंग। स्पीक इन माइंड मतलब जो भी माइंड में है बोल डालो, कोई भी थॉट है, ओपिनियन है, फीलिंग है, क्या ओपनली बोल देना, उसको बोलते हैं स्पीक हिज माइंड, है ना। कि माइंड से बोला, जो माइंड में आ रहा है बोल दिया। स्पीक हिज टंग मतलब जो जीभ में आ रहा है बोल दिया। जैसे आजकल का पंडित लोग होता है, क्या मंत्र पढ़ रहा होता है समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि यार वो संस्कृत बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता है ना। तो स्पीक हिज टंग मतलब जो जीवा में आ रही है बोल दे रहा है। आप समझ पा रहे हो नहीं, इसमें पता नहीं, लेकिन जो माइंड में आ रहा है वो बोल दे रहा है, तो उसको बोलेंगे स्पीक हिज माइंड, स्पीक हिज टंग। स्पीक हिज माइंड मतलब ऐसा हो जाएगा जो आप समझ पाइएगा, क्लियर होगा, क्योंकि माइंड से बोल रहा है, सोच समझ के बोल रहा है। स्पीक हिज टंग मतलब जीव में जो आ रहा है, कुछ समझे क्या, नहीं बोले, मतलब मैं आपको धजा रहा था, ठीक है। तो जीव में जो आ जाए बोल देना, उसको बोलेंगे स्पीक हिज टंग। जैसे पंडित लोग होता है, मंत्र पढ़ता है, क्या पढ़ता है पता नहीं, ठीक है, ठीक है। इसको ग्लोसोलिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में दे सकता है कि स्पीच इन टंग्स मतलब क्या होता है, सीधा ऑप्शन देगा ग्लोसोलिया, है ना, लुलिया का मांगे ले, ठीक है। गाना है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, मतलब फिर भी गाया गाता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, अच्छा इसका आंसर तो मारे ना। तो लिखा हुआ है हरी ऑलवेज स्पीक हिज आई बट ही इज नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमेटिक। स्पीक हिज आई मतलब जो बोलता है दिल से बोलता है, मतलब स्पीक हिज माइंड हो जाएगा, है ना। स्पीक हिज आई मतलब जो बोलता है अच्छा बोलता है ना। नजरे से नजरे मिला के वही बोल सकता है जिसके मन में कोई खोट ना हो, और मन में कोई खोट नहीं है तो हमेशा वो दिमाग से बोलेगा, ठीक है। जो ओपिनियन है, जो फीलिंग है, वो साफ साफ बोल देगा, ठीक है। तो स्पीक हिज माइंड इसका आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए आगे पढ़ते हैं 51 नंबर सवाल। लिखा हुआ है सेली हैज बीन कंटेम्पलेटिंग फॉर ए फ्यू डेज बट स्टिल हैज नॉट डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। मतलब सेली जो है बहुत दिन से शिकायत कर रही है कि नौकरियां तो छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ नहीं पा रही है ना। देखिए लिखा हुआ है कूलिंग वन सील। कूल वन सील मतलब कील मतलब क्या, तलवा होता है ना। आप कहीं से बहुत दूर से दौड़ के आओ, ठीक है, दौड़ के आओ, बहुत ज़्यादा थक गए हो, आप क्या करोगे, बैठ के आराम करोगे ना, अपने पैरों को क्या करोगे, आराम दोगे। तो कूल वंस फील मतलब क्या, वेट करना यार, केप्ट वेटिंग, ठीक है।
वेट करना है ना, बैठ कर आराम करना, इसका सिंपल मतलब निकलेगा। ठीक है, कूल इज, वैसे आप डॉक्टर के घर गए वो बोलेगा कूल योर हिल्स, मतलब अपने पैरों को आराम दो, मतलब क्या, वेट करो। समझो। देखिए लिखा हुआ है बाइटिंग द डस्ट, बाइटिंग द डस्ट मतलब हार मानना। मैं बताता हूँ इसका ओरिजिन कैसे है। देखिए दो वर्ड होता है, बाइट द डस्ट, बाइट द बुलेट, बाइट द डस्ट और बाइट द बुलेट। ठीक है, बुलेट मतलब होता है कि नेगेटिव जो कंसिक्वेंसेज होता है उनको फेस करना, नेगेटिव कंसिक्वेंसेज या कंसिक्वेंसेज फेस करना। आपको मैंने इसका ओरिजिन बताया था कि पहले ज़माने में मान लीजिए युद्ध के दौरान कोई सैनिक को गोली लग गया, तो उस गोली को निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा उस प्लेस पे। अब इतना समय होता नहीं और इतना गाड़ी वगैरह का सुविधा होता नहीं था कि सैनिक को उठा के हॉस्पिटल में ले जा सके जल्दी से जल्दी, क्योंकि हो सकता है कि गोली का जो जहर है शरीर के पूरा फैल जाए। तो इमीडिएटली ऑन द वार जोन, मतलब वार के ही प्लेस पे उसका ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आर्मीज को क्या है, थोड़ा बहुत एनेस्थेसिया देकर और क्या किया जाता था, गोली को मुंह में डाल दिया जाता था कि ये जो गोली है ना उसको मुंह में दबाए रखो, ताकि जो दर्द होगा ना वो असर कम हो जाता था। तो बाइट द बुलेट, यहाँ पर क्या था कि बुलेट को मुंह में रख के उसकी गोलियां जो पैर उर में कहीं लगा होगा निकाला जाता था, यानी जो वो दर्द होता था ना, जो कंसिक्वेंसेज होता था गोलियां निकालने का, उसको क्या, उसको झेलने में उसको मदद मिलती थी, है ना। वही था बाइट द बुलेट, मतलब कंसिक्वेंसेज को फेस करना, झेलना, है ना। और बाइट द डस्ट मतलब होता है हार मानना। जैसे मान लीजिए कोई धूल फाँकना, है ना, कि धूल फका डाली है, जैसे देखिए ये सैनिक हार गया, जमीन पे लेट गया, डस्ट खा रहा है, डस्ट खा रहा है मतलब बाइट द डस्ट कर रहा है, मतलब हार गया है, सरेंडर कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो टू बाइट द डस्ट इज टू डिफीट और किल्ड और स्पेशली इन द वार, मतलब कोई वार में हार जाना को बोलते हैं कि धूल फाकना, यानी धूल खिलाना, मतलब हरा देना। देखिए लिखा हुआ है चीव द कर्ड, चीव द कर्ड। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। कर्ड किसको बोलते हैं, दही। जैसे जानवर लोग जब कोई खाना खा लेता है ना, जैसे मान लीजिए गाय है, क्या करेगा, सारा खाना को लील के यहाँ पे जमा कर लेगा और धीरे धीरे वो निकाल लेगा। आप देखते हो कि मुंह में जब इसका फेन पूरा भर जाता है, जैसे मानो कट दही, पूरा खाना क्या होता है पेट से अंदर चला जाता है और फिर अंदर पेट से निकालो तो खाना खट्टा हो जाता है, नहीं कट क्या दही जैसा बन जाता है ना। तो कड, तो चीव द कड। तो जब ये बैठ के मुंह चलाएगा ना ऐसे ऐसे, तो मतलब ऐसा लगेगा जैसे क्या कर रहा है, ये कुछ सोच रहा है, कुछ बैठ के क्या कर रहा है, सोच कर रहा है, एकदम पेंसिव थाउट में है, पेंसिव थाउट में, या फिर बोलिएगा इसको पॉन्डर कर रहा है, बैठ के चिंतन कर रहा है, सोच रहा है क्या करें, मुंह चलाते चलाते एकदम सोच रहा है ना। तो वही है कि जब काव ऐसे बैठ के च्यू द कॉड करे, मतलब क्या है, समथिंग कोई बैठ के पॉन्डर कर रहा है, चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, विचार रहा है ना। ठीक है, तो च्यू द पॉन्डर भी हो गया। और देखिए इन हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल, जैसे मान लीजिए किसी को गर्म वाटर में डाल दीजिए तो क्या है, एक तरह से ट्रबल में आ जाएगा ना वो। इन हॉट वाटर दैट इज समथिंग, समवन इज इन ट्रबल। ठीक है, तो चलिए अब इसका इडियम्स का मतलब समझते हैं कि कौन सा मेरा सही होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सारा इडियम्स का आपको ओरिजिन पता है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शीला हैज बिन कंटेम्पलेटिंग, शिकायत कर रही है फॉर ए फ्यू डेज बट स्टिल हैज नॉट डिसाइड, अभी तक डिसीजन नहीं ले पाई है कि नौकरी छोड़े या नहीं छोड़े। ठीक है, मतलब वो अब अभी तक डिसाइड कर रही है कि क्या करें, पोंडर कर रही है, चिंतन कर रही है कि क्या करें, है ना। तो मतलब च्यू द कड, समझो, यही सही हो जाएगा। क्यों, ओरिजिन बेस के पढ़ के बनाने में मजा आया कि नहीं आया, कुछ रटना तो नहीं पड़ा, नहीं रटना पड़ा ना, लाइक ठोकना। ठीक है, चलिए 52 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत सारा है और ये पहला ऐसा मौका है ईडियम्स है जिसमें देखिएगा चारों ईडियम्स एप्पल पर बना हुआ है। और ये आपका सौभाग्य है कि एसएससी ऐसा सौभाग्य आपको दे रही है। जैसे एक सौभाग्य एसएससी मेरे को भी दी, वो दी है कि पिंक एलिफेंट, पहला दी पिंक एलिफेंट, दूसरा दी वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट, और तीसरा दी एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम, इन द रूम। देखिए ये जो दोनों इडियम्स है ना, ये जीडी ताइस का था, और ये एलिफेंट इन द रूम है ना, ये इडियम आप सीजल ताइस का, मतलब इसी वीडियो में आपको आगे मिलेगा। एलिफेंट इन द रूम मतलब हुआ कि कोई बिग प्रॉब्लम को इग्नोर करना, बिग प्रॉब्लम कोई है उसको क्या करना, इग्नोर करना।
ठीक है। व्हाइट एलिफेंट सीजल था, इसमें भी इसी में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया, व्हाइट एलिफेंट मतलब खर्चीला होना। जो एलिफेंट व्हाइट होता है ना उसको मेंटेन करके रखना, चिकना रख करना, बहुत तरह का केमिकल, बहुत तरह का साबुन, बहुत तरह का सरफ, बहुत सारा चमका हुआ तेल लगता है, मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है। और पिंक एलिफेंट मतलब होता है कि अमेरिकन लोग जब दारू वहाँ बैन हो गया था ना, अमेरिका में एक बार दारू बैन हो गया था, बंद हो गया था, तो लोग भी चुपे चाप चोरी 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 दारू पीता था। तो जब उस लोग को चढ़ जाता था ना, तो उन लोग को सपने में ना चढ़ जाने में पिंक एलिफेंट दिखता था। एलिफेंट किस कलर में दिखता था? पिंक कलर में। तो उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन होना। यानी पिंक एलिफेंट मतलब क्या हो जाएगा? हेलुसिनेशन हो जाएगा, हेलुसिनेशन। देखिए लिखा हुआ है एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए क्या होता है ना कि एक आदमी होता है, पहले ज़माने में, पहले आदमी भी होते थे, जानवर तो होते ही थे। तो पहले जो आदमी होते थे वो क्या, मान लीजिए पहले म्यूजियम बना हुआ है, तो एक आदमी क्या था, म्यूजियम गया और वहाँ पर पड़ी हर छोटी से छोटी वस्तु को देखना शुरू किया। देखता था, हर छोटी से छोटी वस्तु को देख लिया, समझ लिया, बुझ लिया। और जब बाहर निकला और लोग पूछे क्या देखा, तो सब चीज़ बता दिया, लेकिन वहाँ एक एलिफेंट था वो नहीं बताया। समझो, वो सब चीज़ बता दिया, लेकिन वहाँ एक बड़ा सा एलिफेंट था वो नहीं बताया। यानी जो मेन प्रॉब्लम थी, जो मेन समस्या थी, उससे वो अनभिज्ञ रह गया, उसको वो डिस्कस ही नहीं किया, उसको वो बताया ही नहीं। तो लिटरली एलिफेंट इन द रूम कहने का मतलब ये हुआ कि हर छोटी बड़े मुद्दे को डिस्कस कर लेना, हर छोटी मुद्दे को डिस्कस, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उसको डिस्कस मत करना, वो लेना ही नहीं। ठीक है, मेन प्रॉब्लम को लेना ही नहीं। ठीक है, ठीक है। आप इसको ऑफिस के केस में समझिए, मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक बार हमारा जो हेड था, जो सबसे हेड होता है ना, उसके साथ और हमारी जो पूरी टीम थी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक बैठक हुआ, एक मीटिंग हुआ। तो लिटरली जो हम लोगों की गलती थी, है ना, वो हम लोगों ने छुपा दिया। यानी जो मेन प्रॉब्लम था वो हम लोगों ने छुपा दिया, और जो छोटी मोटी दिक्कत थी सेक्शन को लेकर, वो सारी चीज़ें यहाँ उड़ेल डाली, है ना, सारी चीज़ें इधर उड़ेल डाली। क्योंकि अगर आप अपनी जो मेन गलती है, जो मेन प्रॉब्लम, अगर वो बता दोगे ना, मेन प्रॉब्लम क्या, अधिकारी लोग जो है थोड़ा बहुत काम में रिलैक्स ढूंढता है, तो वो थोड़ा उस समय बचना चाहेंगे। तो जो आपकी मेन प्रॉब्लम वो हम लोग डिस्कस ही नहीं करते। तो लिटरली कई बार ऑफिशियल सेक्टर में हर जगह, आपकी जगह पे देखा होगा कि मेन प्रॉब्लम ना डिस्कस करके घूमी फिरी बातें को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइट एलिफेंट इन द रूम। लेकिन ये तो अलग चीज़ होगी, हम तो अलग टॉपिक में आ गए। हमको तो यहाँ डिस्कस करना चाहता, हम एलिफेंट्स बेस्ट इडियम्स आपको बता रहे थे, है ना, जिसमें 3 इडियम्स मैंने आपको बता दिए, तीनों आप समझ गए होंगे। अब चारों इडियम्स मैं बताता हूँ एप्पल से। देखिए एली एप्पल, एली मतलब क्या होता है, गली। पहले लोग घूम घूम कर एप्पल बेचते थे। तो मान लीजिए गली में चल रहे यूरोपियन लोग तो बड़े चिकने होते हैं, चिकने चिकने साफ सुथरे खाते हैं। मान लीजिए कोई घूर घूर के एप्पल भी रहा, एक आध दो एप्पल गिर गया गलिया में, तो क्या करेगा आदमी, गलिया वाला जो एप्पलवा गिरल है वो उठा के खाएगा? नहीं खाएगा, वो बर्बाद हो गया। वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। मतलब एली एप्पल मतलब नॉट यूजफुल, नॉट यूजफुल, मतलब वो काम का नहीं रहा, वो यूज का नहीं रहा। ठीक है, उसको लोग एप्पल नंदी लड़ा के सड़क पे गिर गया ना, वहीं छोड़ दिया, कोई नहीं खाया, कोई छूने भी नहीं गया। एली एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बहुत अच्छा। देखिए हम लोग में ना भगवान बड़े होते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारा भगवान है, अच्छे भगवान है तो खराब भगवान, बेसिकली भगवान खराब नहीं है, उनको जो काम मिला वो उस आधार पे तो वो काम करते हैं। जैसे हम लोग में भी भगवान होते हैं, अमराज होता है, काल होता है, शनि देव होते हैं, कुदृष्टि वाले, एक बार दृष्टि पड़ गया तो फिर गया। ठीक है, तो अगर हम ऐसे भगवान को बोलना चाहेंगे तो हम इसको बोलेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, विवाद, झंझट, लड़ाई झगड़ा, है ना। यानी जिसपे शनि देव की कृपा होगी फिर उसकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, इनकी दृष्टि पड़ गई, उस घर में खुशियां गया। ठीक है, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इसको बोलते हैं। तो लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि इसका मैंने, अब पूरी कहानी पढ़ोगे ना तो ये तो एक जो उसमें पुराना ज़माना में जो कहानी थी वो थी। मैं आपको एक सिनॉप्सिस देता हूँ, एक समरी में बताता हूँ। क्या होता है, एक शादी होती है, एक शादी होती है, वहाँ पे बहुत सारे दूल्हा दुल्हन तो है ही, और भी बहुत सारे मेहमान आते हैं। उसमें 3 लेडीज आती हैं, है ना, 3 लेडीज आती हैं। अब क्या होता है कि ये शादी में निमंत्रण तो बहुत सारे लोगों को देता है, लेकिन जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी ये जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड नाम से जो एक भगवान था उसको निमंत्रण नहीं देता है, और ये बहुत नाराज हो जाते हैं। यानी जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, देखिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एक भगवान का नाम ही है, ध्यान रखिएगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एक भगवान का नाम ही है। जैसे शनि देव का काम है कुदृष्टि, अमराज का काम है प्राण ले जाना, ये सब भगवान को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। उसी तरह एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी एक नेगेटिव वाला भगवान है, लेकिन ये भी भगवान है।
तो इनको नहीं बुलाया गया, ये गुस्सा हो गया, ये बोले ना कि एक सबसे खूबसूरत वाला एप्पल यहाँ पे गिरा दिए और इसमें एप्पलवा में लिख दिए टू द फेयरेस्ट। मान लीजिए एक एप्पल यहाँ पे गिरा दिए इसकी शादी में, यानी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या किए, चुपचाप से वो एप्पल इसमें गिरा दिए और यहाँ लिख दिया टू टू फेयरेस्ट, टू द फेयरेस्ट, टू द फेयरेस्ट, मतलब उस एप्पल में ही लिख के यहाँ गिरा दिए, उसमें लिखा था टू द फेयरेस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत आदमी होगा ना उस पार्टी में उसको ही ये एप्पल मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। अब जो यहाँ 3 गो हीरोइन बन के आई थी ना, ये तीनों आपस में लड़ गए कि हम तो खूबसूरत बहुत ज़्यादा है ना। ये तीनों जो हीरोइनें थी, जो तीनों लेडीज आई थी, वो आपस में लड़ गई कि खूबसूरत तो हम हैं। अल्टीमेटली उस मीटिंग में जो फाइनल डिसीजन निकल कर आया कि एक औरत को बोल दिया कि भैया तू हीरोइन तू तो बहुत खूबसूरत, इसलिए तू जो ये फल है ना वो तुम ही ले लो, क्योंकि इसमें लिखा है टू द फेयरेस्ट। ये दोनों जलने लगी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो ये सब क्या आपस में सभी लड़ने झगड़ने लगे, जिसके कारण एक वार उत्पन्न हो जाता है जिसको बोला जाता है ट्रोजन वार, यानी एक बहुत बड़ा वार हो जाता है। मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हुआ कि विवाद का मुद्दा बन जाना, विवाद का कारण बन जाना, ठीक है। यानी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होगा कि प्रॉब्लम का कारण होना, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम का कारण होना, ठीक है। देखिए इसके नाम में ही छिपा है कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एंड डिस्कॉर्ड का जो कारण होना है, यानी लिख सकते हो प्रॉब्लम का कारण, जड़, प्रॉब्लम का जड़ या कारण, जड़ या कारण। एप्पल पाई ऑर्डर, मैं आपको इसका पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ कि अमेरिकन लोगों को ना, देखिए ये पिक्चर, ये हीरोइन है दोनों, है ना। एक हीरोइन अभी उसको मिल गया, उसने लेकर भाग गई। देखिए एप्पल है, ये पाई है, ये पाई मतलब क्या, ब्रेड जैसा होता है ना, ब्रेड जैसा होता है। तो अमेरिकन लोगों को क्या यही सब खाता है, वो लोग चावल दाल भात तो खाता है नहीं। तो जो घर की महिलाएं होती थी ना, वो सारी चीज़ों को एप्पल पाई ये सबको क्या एक ऑर्डर में रखती थी, जिससे घर पूरा फेयर रहता था, नीटनेस रहता था, क्लीन रहता था, है ना, टाइडनेस रहता था, एकदम परफेक्ट ऑर्डर में रहता था। तो समथिंग जो इस चीज़ को डिनोट करे ना, इसलिए यहाँ पे इडियम्स बन गया एप्पल पाई ऑर्डर में रखो, मतलब एक नीटनेस रखो, टाइटनेस बना के रखो, एक ऑर्डर बना के रखो, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें जो भी इडियम्स था मैंने सारा आपको बता दिया है। और चलिए अब क्वेश्चन को सीधा डिस्कस करते हैं कि आप कितना समझ पाए नहीं समझ पाए, है ना। तो मैं थोड़ा यहाँ मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आ गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए लिखा हुआ है कि एज सुन एज द प्रिंसिपल केम टू नो अबाउट द इंस्पेक्शन इन द स्कूल ही पुट एवरीथिंग इन परफेक्ट ऑर्डर, मतलब एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल्स ऑफ वन साई मतलब बहुत प्यारा होना, है ना। जैसे हर बच्चा अपने माँ के लिए क्या होता है, एप्पल ऑफ वन साई होता है, बहुत प्यारा होना। चलिए देखिए यहाँ भी 4 इडियम्स आपके सामने रखेंगे। मैं वही तो बता रहा था आपको कि 45 से लेके 60 तक जितना इडियम्स है ना, हर इडियम्स में 4 गो इडियम्स है। मतलब टोटल हम लोग 60 इडियम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोग 40 इडियम डिस्कस कर चुके हैं, सोच सकते हो। टू लॉस वंस टेम्पर, टेम्पर मतलब गुस्सा होना, मतलब अपना गुस्सा, मतलब टू लॉस वंस टेम्पर मतलब बहुत गुस्सा हो जाना, मतलब एकदम गुस्से में आ जाना, ठीक है, गुस्से में आ जाना। देखिए पाइप ड्रीम मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोग अफीम का पौधा देखे होंगे, एक्चुअली में तो नहीं लेकिन टीवी में देखे होंगे कि यहाँ एक बड़ा सा दाना होता है और इसमें एक पाइप जैसा होता है ना। तो यहाँ दाने से जो रस चूता है ना, उसी से अफीम बनता है। और लिटरली इस अफीम और जो ये पाइप होता है ना, इसको लोग पाइप की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी जो ये देखो, ये अफीम का पाइप है, जिसको ओपियम पाइप बोलते हैं, ओपियम पाइप, ओपियम पाइप। यानी जो अफीम होता था ना, उसका फल से जो रस चूता था उससे अफीम बनता था, नशीला पदार्थ। और उसका जो ये तना होता था ना, इससे पाइप बनता था, ठीक है। तो ये पाइप था, एक्चुअली ओपियम पाइप होता था। लोग इसी से नशा करते थे और जब इससे पीते थे ना, तो उनको लगता था ज़्यादा नशा चढ़ता था, जल्दी नशा चढ़ता था। यानी इनको एक हेलुसिनेशन यहाँ पे होता था, हेलुसिनेशन। यानी एक तरह से जब वो पाइप पीने के दौरान, जो ओपियम पाइप से जो नशीला पदार्थ ले रहे थे, उस दौरान जो उनको दौरे पड़ते थे ना, और हम तो चांद हैं, हम तो ये है वो है, हम राजा हैं, है ना। तो इस तरह से जो उनको हेलुसिनेशन होता था ना, उसी को बोला जाता था कि तुम तो पाइप वाला ड्रीम देख रहा है ना, ओपियम पाइप वाला ड्रीम देख रहा है ना। एक्चुअली इसका बोलो ओपियम पाइप ड्रीम देख रहा है, मतलब क्या, हेलुसिनेशन होना, अनरियलिस्टिक विजन होना कि हम तो भगवान हैं, है ना। जैसे आप बताइए, मैं आपके सामने सवाल पूछता हूँ
कि किसी को नशा चढ़ने के बाद वो उसका पहला जवाब क्या होता है? वो लिटरली बोलता है तू तो मेरा भाई है। देख लेंगे, मतलब लिटरली कुछ ऐसा ही सवाल निकलता है ना, एक वो पी पा लेता है तो। ठीक है, चलिए, अगर इस चीज को इतना आप समझ गए होगे तो मैं आपको और आगे लेकर चलता हूं। ठीक है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कैरिंग कोल टू द न्यू कैसल। न्यू कैसल क्या है? एक नीदरलैंड का एक क्षेत्र है। न्यू कैसल क्या है? नीदरलैंड का एक क्षेत्र है जहां पे कोयला का भंडार है। कोयले का क्या है? भंडार है पूरा। मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यू कैसल क्या है? नीदरलैंड का एक क्षेत्र है जहां पे कोयला का पूरा भंडार है। अब मान लीजिए कोई व्यापारी आके बोले कि सर हम आपके क्षेत्र में कोयला बेचना चाहते हैं। कोई बाहर का व्यापारी आके नीदरलैंड में जो न्यू कैसल वाला स्थान है जहाँ ऑलरेडी कोयला है, वहाँ के बोले कि हम अपना कोयला बेचना चाहते हैं, क्या उसके कोयले का कोई वैल्यू होगा वहाँ पे? नहीं होगा। अरे भाई, जिसके पास जिस चीज़ का भंडार है वो चीज़ क्यों खरीदेगा? एक किसान जो टमाटर ही टमाटर उगाता है, उसके सामने आप टमाटर बेच पाओगे क्या? नहीं बेच पाओगे। उसके लिए टमाटर का कोई वैल्यू नहीं है आपके टमाटर का। तो लिटरली कैरिंग कोयल टू द न्यू कैसल मतलब आप ऐसा काम करना जिसका कोई वैल्यू नहीं है ना। कैरिंग कोयल टू द न्यू कैसल का मतलब क्या हुआ कि कोई वैल्यू नहीं, यानी उस जगह पे जाके आप कोयला बेचना जहाँ ऑलरेडी कोयला भरा पड़ा है। मतलब क्या, एक फुटाइल एक्शन आप काम कर रहे हो, एक फालतू का काम कर रहे हो आप, है ना, फुटाइल एक्शन काम कर रहे हो। अच्छा, एक मैं पूछता हूँ, गलत दिशा में काम कर रहे हो, इसका क्या इडियम्स था? गलत दिशा में काम करना, बताओ। यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, बताओ गलत दिशा में काम करना उसको क्या बोलते थे? तो बार्किंग अप द रोंग ट्री, याद होगा आपको तो, बार्किंग अप द रोंग ट्री मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये इडियम्स था कि न्यू कैसल में ऑलरेडी कोयला का भंडार था, यहाँ पर कोई आके कोयला बेचे तो एकदम पॉइंटलेस था, है ना। और फुटाइल एक्शन है, फालतू का एक्शन था। जिसके पास खुद ही कोयला का भंडार है वो कोयला क्यों खरीदेगा? ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल ले सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के पास कोयला का भंडार है, कभी सुना है कि ऑस्ट्रेलिया कोयला खरीदता है? नहीं। इंडिया कोयला खरीदता है, चाइना कोयला खरीदता है, क्योंकि यहाँ भी कोयला है लेकिन कम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोयला का भंडार है तो कोई वो ऑस्ट्रेलिया कोयला ही नहीं खरीदता। ठीक है, समझो। देखिए लिखा है विल ऑफ द विस्प। विस्प मतलब क्या होता है? लाइट होता है। आपको मैं इसके दो एग्जांपल बताता हूँ। चलिए मैं थोड़ा यहाँ क्लियर कर लेता हूँ ताकि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, देखिए देखिए, अब मैं थोड़ा क्लियर, अब मैं आपको विल ऑफ द विस्प बताता हूँ। विस्प क्या है? देखिए विस्प यहाँ ना दो अर्थ में आया है और दोनों आपको समझना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जहाँ पेड़ पौधे सड़े गले होते हैं, जहाँ की तालाब में पानियाँ जो सड़ी होती है, वहाँ पर मीथेन गैस बहुत बनता है। और जब ये मीथेन गैस एयर के कांटेक्ट में आता है ना, तो इसमें लाइट उत्पन्न होती है। कई बार आप जंगल झाड़ वाले क्षेत्रों से जाओ तो आप दूर ऐसा तो आपको प्रतीत होगा ना कि जैसे लाइट जल रहा है। आप जंगल में जाओ, ऑब्वियसली आपको अंधेरा चारों तरफ दिखेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से दूर के क्षेत्रों की ओर नजर दौड़ाओगे ना, आपको लगेगा जैसे कहीं लाइट जल रहा है। ऐसा लगेगा जहीं कहीं पर आत्मा लोग ना लाइट लेके आ गया है, आत्मा लोग लाइट लेके मीटिंग कर रहा है ना। समझो, ऐसा लगेगा जैसे क्या है वाइट। तो मीथेन गैस जब एयर के कांटेक्ट में आता है ना तो वो जलता है, और वो जलता है तो वहां से लाइट उत्पन्न होती है। तो यही चीज एक्चुअली हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे क्या है कि वहां पे जो है भूत पिचास लोग मीटिंग कर रहा है, कोई अनरियलिस्टिक चीज होता है, हेलुसिनेशन होने लगता है। समझो, एक दूसरा रीजन ये भी है कि मान लीजिए कहीं नदी तालाबों में या जंगलों में हम जाते हैं तो वहाँ छोटे बहुत जो जल स्रोत होते हैं ना, जो जल स्रोत होते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत भी लाइट या चांद की भी लाइट पड़ती है ना, तो वहाँ पूरा क्षेत्रों में लाइट बिखर जाता है। तो ऐसा ये चीज लगता है जैसे मानो कि एक लाइट का कोई सोर्स होगा, है ना। ये ऐसा दिखता है जैसे क्या है, लाइट का कोई सोर्स होगा। और यही चीजों को लोग देख के पहले डर जाते थे, अरे वहां तो एक बड़कांगो लाइट वाला चीज है ना। तो क्या एक लाइट का सोर्स जैसा होता था। इसी को विस्प कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? विस्प कहते हैं। तो विल ऑफ द विश मतलब आप क्या करना, ऐसे लाइटों के बारे में विल करना, इच्छा करना कि भगवान हमको ऐसा लाइट दे दे, हमको ऐसा भूत पिचास दे दे जिसमें लाइट हो। मतलब एक तरह से क्या, हेलुसिनेशन होना, या एक ऐसी चीज की मांग करना जो अनरियलिस्टिक हो, वो एग्जिस्ट करती ही ना हो। ठीक है, यानी एक ऐसी चीज की मांग करना जो अनरियलिस्टिक हो, वो एग्जिस्ट करती ही ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया विल ऑफ द विश मतलब क्या होता है कि मिसलीडिंग और एल्यूसिव गोल और होप, मतलब एक ऐसी चीज की होप करना, एक ऐसी चीज की उम्मीद कर बैठना जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन तो डिस्कस कर दिया लेकिन आंसर नहीं बताया। लिखा हुआ है यू मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन द मैराथन दिस ईयर विदाउट एनी ट्रेनिंग, इट इज अनरियल होप ऑफ यू ऑन योर पार्ट। कि एक होप अनरियल पार्ट में है, मतलब एक सही ड्रीम नहीं है, है ना। समझो समझो,
एक अनरियल होप ऑन योर पार्ट, एक गलत आप सपना देख रहे हो, है ना। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा बताइए, या पाइप ड्रीम हो जाएगा, है ना, कि एक आप एक अनरियलिस्टिक विजन कर रहे हो। ठीक है, देखिए विल ऑफ द विश मतलब होता है हेलुसिनेशन, मतलब जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती आप उस चीज की मांग कर रहे हो। और या पाइप ड्रीम मतलब होता है कि एक ऐसा ड्रीम देखना जो संभव ही ना हो। तो लिटरली क्या हो रहा है, उसको जो खेल में भाग नहीं ले रहा है उसको कोई हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, वो ऐसे चीज को मांग कर रहा है जो सपना देख रहा है जो उसको मिल नहीं सकता। एक्चुअली डिफिकल्टी हो सकता है, पाइप ड्रीम देख रहा है, वो ड्रीम देख रहा है, एक अनरियल होप कर रहा है ना, समझो। चलिए आगे। 54 एट क्रॉस पर्पसेस, यानी जिस जब मान लीजिए जैसे दो इंसान हो, इसका पर्पस कुछ और होगा, इसका पर्पस कुछ और होगा, तो दोनों के पर्पस क्या एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो मतलब ओपोजिंग कुछ फीलिंग जैसा हो जाएगा ना, डिसएग्रीइंग विथ वन अनदर, इसका सही मीनिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। लिखा हुआ है बाय द ईयर, मतलब ध्यान से सुनना, है ना। बाय द ईयर ध्यान से सुनना मतलब सुन सुन के काम करना। लिटरली बोलते हैं बाय द ईयर मतलब क्या, सुन सुन के, देखना सुनना कुछ नहीं, बस सुन सुन के काम करना। कोई बोल दिया अरे जाओ कोड़ी उड़ी लेके खेत में खेती करो, करना शुरू कर दिया, ये नहीं देखे डिफिकल्टी भी हो सकता है। तो बाय इम्प्रोवाइजेशन, सिंपली इसका ये होगा। तीनों में से कोई एक्चुअली ये भी अर्थ नहीं होगा, लेकिन ये सब तो होगा ही नहीं, तो लिटरली यही बता कि थोड़ा बहुत तो इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है। बाय द ईयर, देखिए बोलते हैं ना कुछ नहीं तो थोड़ा सा ही, हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं तो थोड़ा सा ही, मतलब चलिए कोई काम नहीं कर रहे, देख देख के नहीं कर रहे हैं, लिख लिख के नहीं कर रहे हैं, सुन सुन के ही कर रहे हैं, तो कुछ तो इम्प्रूवेशन हो रहा है, कुछ तो इम्प्रूव हो रहा है, तो वहीं से आता है द इम्प्रोवाइजेशन। ठीक है, चलिए। लिखा आउट ऑफ द ब्लू, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आउट ऑफ द ब्लू या फिर बोलिए बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, मतलब अनसर्टेन होना, अनएक्सपेक्टेड होना। ठीक है, नेक्स्ट। लिखा हुआ है यू स्नूज यू लॉज, यू स्नूज मतलब क्या होता है, घांगर काटना या सोना। सोना, अगर आप सोओगे तो आप खोओगे, सिंपल मीनिंग है। भाई ऑफिस में जाके सो जाओगे तो जो आपका बॉस है वो आपको निकाल भी करेगा ना। एक्चुअली ये जो इडियम्स है ना वो ऑफिस से ही आया है। पहले ज़माने में देखिए ऑफिस होता था तो वहाँ जो जाके सो जाता था ना उसको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया जाता था, है ना। यू विल लॉस द अपॉर्चुनिटी, ये क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी जो है लॉस करेगा। इसका एक और पॉजिटिव मीनिंग होता है कि जो अच्छा काम करेगा ना, जो एक्टिवली काम करेगा उसको अच्छा डील भी मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, अच्छी तरक्की मिलेगी। तो यू स्नूज यू लॉस का मतलब एक भी है कि आप काम नहीं करोगे आपका नुकसान होगा, और यू स्नूज यू लॉस का मतलब ये भी निकलता कि यदि आप अच्छा काम करोगे ना तो आपको अच्छी प्रासंगिकता, अच्छी बढ़ोतरी, अच्छी करियर भी मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस इडियम का सही अर्थ क्या हो जाएगा, यू स्नूज यू लॉज मतलब, तो आपका पहला नंबर इसमें सही हो जाएगा ना। इफ़ यू आर नॉट अलर्ट, आप अगर अलर्ट नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, तो मतलब आप अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे। ठीक है, देखिए ये भी हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा कभी भी, ओवर स्लीप का मतलब नहीं है। ठीक है, ओवर स्लीप क्यों नहीं कर सकता है, लेकिन यू लूज मतलब होता है कि अटेंटिव रहना, अलर्ट रहना, काम के प्रति एक्टिव रहना। ठीक है, अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे आप अपॉर्चुनिटी रियली मिस करोगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 58 नंबर सवाल में, नो रबिंग ऑफ द सोल्जर। देखिए इसका दो, इस इडियम से ना दो अर्थ निकलते हैं, है ना, दो अर्थ निकलते हैं। नो रबिंग ऑफ द सोल्जर, सोल्जर मतलब क्या होता है, कंधा, मतलब कंधे पे किसी का हाथ नहीं होना। कंधे पे किसी का हाथ नहीं होना मतलब क्या है, किसी का साथ नहीं होना, साथ नहीं होना, सपोर्ट नहीं होना। आई हैव नो सोल्जर, नो हैंड ऑन माई सोल्जर, मतलब मेरे पास किसी के साथ नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं होना। एक इसका ये अर्थ होना है। और दूसरा चीज होना होता है कि कंधे पर हाथ ना होना मतलब कोई गैदरिंग ना होना, कोई फ्रेंड ना होना, कोई फ्रेंड ना होना, कोई पार्टी ना होना, इसका ये अर्थ निकलेगा। सेकेंड अर्थ में कोई पार्टी नहीं, कोई गैदरिंग नहीं होना, कोई दोस्तारी नहीं होना। देखिए नो लव लॉस्ट बिटवीन, मैं इसका भी मतलब आपको बताता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, पहले आप समझिए कि दो व्यक्तियों के बीच, मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, इसके बीच में क्या बहुत लव है। अब मान लीजिए कुछ दिन, इसे आज ही मैंने मीडिया से बताया था कि आप किसी की पसंद हो सकते हैं। मैंने आज ही बताया था कि आप किसी की पसंद हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं आप उसकी पसंद हमेशा बने रह सकते, आप उसकी पसंद हमेशा नहीं बने रह सकते। ठीक है, समझे। मतलब कोई चीज़ भले नया नया गाना निकलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, एक ही गाने को 10 बार सुनने का मन करता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ क्या है, पसंद में नहीं रहता है।
जैसे गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है, वही गर्लफ्रेंड बीवी बन जाए तो अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, मतलब आप किसी की पसंद हो सकते हैं लेकिन हमेशा पसंद नहीं हो सकते। इसी तरह है कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों आपस में बहुत लव करता है, तो लिटरली हो सकता है कि मान लीजिए जब तक लव कर रहा है ठीक है, अब लव नहीं कर रहा है तो अब क्या बोलेंगे, लव लोस्ट हो गया। ठीक है, पहले लव कर रहा था, अब लड़का लड़की लव नहीं कर रहा था, हम क्या बोलेंगे, लव लोस्ट हो गया, लव खत्म हो गया। ठीक है, अब कई साल बीत गए ऐसे, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, नो लव लोस्ट। आजकल घरों में भी होता है कि दो दो परिवार या दो लोग आपस में लड़ जाएं तो सालों तक बात नहीं करते, तो ना उन दोनों के बीच में प्यार होता है ना ही दुश्मनी होता है। ठीक है, तो नो लव लॉस्ट मतलब ना ही उन दोनों के बीच में प्यार है ना ही दुश्मनी है। देखिए ये दोनों अर्थ निकलता है। नो लव लॉस्ट का मतलब दोनों होता है कि या तो एक्सट्रीम प्यार हो जाए या एक्सट्रीम नफरत हो जाए। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली आप सोचो कि किसी के बीच में ना प्यार है ना दुश्मनी है, इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली दुश्मनी ही है। अल्टीमेटली क्या है, दुश्मनी ही है। तो इल विल एक्सक्लूसिवली, किसी से ना प्यार हो रहा है ना दुश्मनी हो रही है ना नफरत हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है, नफरत ही है ना। तो इल विल है। ठीक है, देखिए दोनों बता दिया। नो स्मोक विथआउट फायर लिखा हुआ है। ठीक है, नो स्मोक विथआउट फायर। आप लोग भी प्रैक्टिकल चीज़ों से मैं बोलूँ आपको तो आप भी जान सकते हैं कि बिना आग का धुआं नहीं निकलता। यानी समथिंग या तो ट्रू हो या पार्सली ट्रू हो, यानी कोई रूमर ऐसे नहीं फैलता। रूमर तभी फैलता है जब या तो वो ट्रू हो या पार्सली ट्रू हो। यानी अगर कोई रूमर फैल रहा होता है, कोई अफवाह आदि फैलता है, तो या तो वो सच होता है या पार्सली सच होता है। यानी रूमर पर इसलिए बोला जाता है कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो आधा सच हो आधा सच हो आधा फसाना हो, मतलब फंसाने वाला जैसा हो। आजकल होता है लोग अफवाह जरूरत से ज़्यादा फैला देते हैं, जानकारी नहीं होता है और ना रखना चाहते हैं। तो नो स्मोक विथआउट फायर का सिंपल मतलब हुआ कि समथिंग नॉट रूमर, समथिंग रूमर होना मतलब पार्सली ट्रू होना या ट्रू होना, कुछ भी हो सकता है ना। नो स्मोक विथआउट फायर दैट इज समथिंग ट्रू और पार्सली ट्रू, है ना। यूजुअली सम ट्रू और बेसिस टू रूमर सस्पेंशन। ठीक है, देखो एक लिखा हुआ है पुल अप, पुल योर सॉक अप। देखिए आर्मी जो बटालियन होती है ना, तो उनकी रोज ट्रेनिंग होता है, नया नया ट्रेनिंग होता है। तो जब भी कोई उसका जो सुप्रीम आता है वो बोलता है कि पुल अप योर सॉक्स, इसका मतलब हुआ कि ट्रेनिंग लेने के लिए फिर से तैयार हो जाओ, नए नए चीज़ें सीखने के लिए तैयार हो जाओ, पुल अप योर सॉक्स, है ना। ये पुल अप योर सॉक्स मतलब हुआ कि अपने आप को, अपना परफॉर्मेंस सुधार, अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड सुधारने के लिए बोला जाता है। एक नई चीज़ें सीखने के लिए पुल अप योर सॉक्स मतलब तैयार हो जाओ, है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ आपके सामने कौन सा अर्थ बनेगा और सुधार पे बढ़ते। देखिए लिखा हुआ है अनीता कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट शी इज इनोसेंट बट देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। वो अनीता बोलती रहेगी कि हम तो इनोसेंट हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस तरह बिना आग का धुआं नहीं होता, उसी तरह बिना सच्चाई या पार्सली सच्चाई का अफवाह नहीं होता है। तो सी इज इनोसेंट बोल रही है तो जरूरी नहीं है, कुछ तो अफवाह कुछ तो सच्चाई होगी तभी ये अफवाह आया है ना, समझो। एक्चुअली इतना आइडियम बताते बनाते मेरा भी दिमाग खराब हो गया है ना। देखिए मैंने ये 59 नंबर इडियम बताया, कॉल इट या डे का। एक्चुअली ये जो आज ही की वीडियो बताया कि कॉल इट हाफ ए डे, इसका जो एक्चुअल इडियम था वो ये था, कॉल इट हाफ ए डे मतलब आधा दिन काम किया और बोला अब आधा दिन वाला काम हम कॉल करेंगे, मतलब क्या किया, काम को पोस्टपोन कर दिया। तो कॉल इट ए डे मतलब काम को पोस्टपोन करना। ठीक है, चलिए आगे। 60 नंबर सवाल है और लास्ट नंबर सवाल है, और इसके चारों इडियम्स ना बहुत अच्छे हैं। देखिए ये इडियम्स मैं आपको बता चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। एलिफेंट इन द मून रूम मतलब हुआ कि कोई बड़ा प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम को डिस्कस ही नहीं करना, कोई बड़ा प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं करना। देखिए फैमिलियरिटी ब्रीड कंटेप्स, है ना, ये पहला इडियम्स आपका। एक्चुअली इस इडियम का मैं एक्चुअल मीनिंग बोलूँ ना, तो जब ये इडियम्स बना था तो इस इडियम का पूरा अर्थ था फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेप्ट वाइल रेयरिटी विंस एडमिरेशन। ब्रीड्स मतलब बढ़ावा देना, फैमिलियरिटी मतलब पहचान, कंटेप्ट मतलब निरादर, है ना, कि किसी से ज़्यादा जान पहचान हो जाए ना तो निरादर बहुत ज़्यादा होता है, वैल्यू नहीं मिलता। जैसे आप समझिए आजकल का दामाद का वो सीन है कि दामाद का 1-2 दिन होता है तो खूब इज्जत मिलता है, इतना भर भर के थाली मिलता है। 1 साल या 2 साल हो जाए तो फिर 1-2 थाली घट के सिर्फ 1 थाली आ जाता है। और जब मान लीजिए 3 से 4 साल हो जाते हैं, एक डूबा मिल जाता है उसको, है ना, पानी भात और मिर्चा।
मतलब देखिए, एक दिन से लेके 4-5 साल होते होते इसका क्या है, जो फैमिलियरिटी बढ़ गई ना, जो अपनापन बढ़ गया, जो पहचान बढ़ गया, उसके कारण वैल्यू घट गया, है ना? कि किसी के इतने भी संगत में मत हो जाइए, किसी के इतने करीबी भी मत हो जाइए कि आपकी वो कदर ही ना करे। सिंपल मतलब है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मतलब सिंपल हुआ कि किसी के इतने भी करीब या इतने भी, जैसे बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना? इसका सिंपली मतलब है किसी से इतना, जैसे होता है ना कि आप भाई भाई में कोई इज्जत नहीं होता, एक भाई दूसरे को भी खूब पीटता है, खूब गाली देता है, खूब प्यार भी करता है, कोई इज्जत नहीं होता, है ना? लेकिन वही दूसरा कोई बड़ा आ जाए, आदमी आ जाए, तो भैया 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 ये काम कर दिएगा, ये काम रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अपना भाई को कोई इज्जत नहीं। तो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मतलब जो इतने पहचान के लोग होते हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। आप इस पिक्चर के माध्यम से समझिए, एक्चुअली ये इडियम्स का आया कहाँ से? एक्चुअली ये इडियम एक स्टोरी से आया है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक बार क्या होता है, एक लोमड़ी होता है, वो देखता है एक बड़ा सा जानवर देखता है, और इसको देख के ना डर से भाग जाता है। फिर दूसरा दिन देखता है, उसी जानवर को देखता है, तो इस बार डर से ना पेड़ के पीछे छुप जाता है, थोड़ा थोड़ा फैमिली, और यहाँ से थोड़ा ना, अरे बड़ा जानवर भी है, यहाँ से छुप के देखता है कि जानवर करता क्या है। और तीसरा दिन तो इसके सामने आके मुंह से मुंह लड़ा के बात करता है ना? और चौथा चीज जब होता है तो ये पूछ दिखा के भाग चला जाता है इसको। शेर भी सोचता है, अरे ये तो अपना आदमी है, तो क्या यहाँ इज्जत घट जाता है। तो फैमिलियरिटी क्या किया, ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मतलब इज्जत घटा दिया, है ना? तो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट यही आता है कि जान पहचान क्या होता है, इज्जत घटा देता है, वैल्यू नहीं मिलता है। और रेयरिटी मतलब दूर रहो, जैसे जब पहली बार था, रेयरिटी था जी, कि जब लोमड़ी नहीं मिला था तो डर से भाग गया, है ना? तब इसको लगा, अरे बगल वाला तो बहुत ताकतवर है। यहाँ क्या एडमिरेशन मिला, जब दूर था तो एडमिरेशन मिला, और जब नजदीक आया तो इज्जत गिर गया, कंटेम्पलेशन मिला। ठीक है, चलिए आगे। लिखा हुआ है सेव फॉर ए रेनी डे। रेनी डे की, रेनी डे मतलब क्या हुआ, तकलीफ वाले दिन, मतलब तकलीफ वाले दिन के लिए क्या करना, सेव करके रखना, कुछ बचा के रखना, कि यदि समय बिगड़ा, समय गड़बड़ चल रहा हो तो उसके लिए कुछ बचा के रखना। आपने पढ़ा होगा कि एक बंदर था और एक चिड़िया थी। तो बंदर क्या करता था, जब मौसम बसंत का था, जितना भी फल आता तूब तूब के खाता, कुछ संभाल के नहीं रखा। और जो चिड़िया थी, जब मौसम बसंत था तो कुछ खाता भी, और कुछ जाके अपना घोंसला में जमा करके रख लेता, है ना? तो जब बरसात का दिन आया, जब सारे जब फल उल सब खत्म हो गया, फूल खिल रहे थे, तब ये बंदर बरसात में भीग रहा था, भूखे प्यासे, खाने को कुछ था नहीं जंगल में, क्योंकि बरसात का सीजन अभी भी आया था। लेकिन उस समय चिड़िया चूंकि बरसात के मौसम के लिए खाना बचा के रखी थी, तो घोंसला में बरसात से बच भी रही थी और समय समय पर अपना खाना खा भी रही थी। तो लिटरली वही था, सेव फॉर ए रेनी डे, मतलब डिफिकल्ट डे के लिए कुछ पैसे बचा के रखना। ठीक है, तो फैमिलियरिटी एलिफेंट वाला मैं आपको बता चुका हूँ। स्पिल द बिन मैंने आपको बताया था इसके बारे में, जीडी 2023 का सवाल है ये, है ना? और इसके बारे में मैं आपको पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ, तो अब आप इस बारे में देखिए, स्पिल द बिन। एक्चुअली क्या होता था ना, कि ये अमेरिकन एक स्लैंग है, ये अमेरिकन एक स्लैंग है। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए 4 आदमी खड़ा है, तो क्या होता था कि उसमें दाने को इस्तेमाल किया, जैसे काला दाना इसको दे दिया, काला वाला, लाल दाना इसका बना दिया, सफ़ेद दाना इसका बना दिया, हरा दाना इसका बना दिया। तो मान लीजिए किसी आदमी को इसको वोट देना है, तो जो यहाँ से क्या करेगा, काला दाना उठाएगा और इसमें डाल देगा। किसी को मान लीजिए लाल दाना वाला आदमी को वोट देना है, तो यहाँ से लाल दाना उठाएगा, इसको डाल देगा। समझो, समझे? मतलब यदि लाल वाला दाने को एक पेटी मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो मान लीजिए एक आदमी ये है, इसको वोट देना है काला वाला आदमी को, तो काला वाला दाना उठाएगा, इसमें डाल देगा। ये लाल वाला आदमी को वोट देना, तो लाल वाला दाना उठाएगा, इसमें डाल देगा। सफ़ेद वाला आदमी को वोट देना, सफ़ेद वाला दाना उठाएगा, इसको डाल देगा। अब ये तो एक ट्रेजरी हो गया, ये तो हमारा वोट बैंक हो गया, है ना? वोट बक्सा हो गया। अब यहाँ से इसी को बोला था अस्पील करो, अस्पील करो, और जो इसके अंदर सेक्रेट छुपा के रखा है ना कि कौन जीतने वाला है, वो रिवील करो, वो रिवील करो। तो स्पिल द बीन मतलब रिवील द सेक्रेट, यहीं से इसका अर्थ निकला कि स्पिल द बीन मतलब दाना निकालो ताकि पता चले, रिवील करो, सेक्रेट रिवील करो कि कौन जीतने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से 60 नंबर इडियम्स तक हम कंप्लीट कर पाए हैं। और चलिए इसका एक्चुअल मीनिंग देखते हैं कि क्या है यहाँ से। तो द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम, आप इसको जितना जानते हैं उसकी कम इज्जत करते हैं, मतलब फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, रखते हैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।